सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू, ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करेंगे। यह वीडियो आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और उसमें पहला टॉपिक के बारे में बताया गया था और इसमें दूसरा टॉपिक में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण बताएंगे। यह आपका इतिहास का अध्याय 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप कह सकते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए यहाँ पर शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि आपका अधिक से अधिक है, चैप्टर बड़ा है। और अगर आपको बोर्ड में 99 प्लस टारगेट सीरीज का फ़ायदा उठाना है तो आप पूरे वीडियो में लगे रहिए साथ ही साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों बहनों को शेयर करिए। और हम बस यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हम जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वह तब राजाशाहियों, डचियों और कैटनों, याद रखिए डचियों कैटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश जनतंत्रों के अधीन थे, याद रखिए। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग क्षेत्रों में जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग और जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। कुलीन वर्ग और जर्मन भाषा के बारे में भी हम नीचे देखेंगे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे फ्रांस हैब्सबर्ग साम्राज्य में। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, याद रखिएगा, हंगरी में मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था, याद रखिएगा, गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। और हंगरी में आप देखेंगे तो 50% लोग क्या बोलते थे, मैग्यार भाषा। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में ग्रोयट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया जहां में रहने वाले रोमन लोग, याद रखिएगा आप, उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला सिल्विया स्लोवेंस, और दक्षिण में आप देखेंगे तो क्रोयट, पूरब की तरफ आप देखेंगे तो ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग, ट्रांसिल्वेनिया में याद रखिए रोमन लोग रहते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी बढ़ावा देने वाला नहीं था, याद रखिएगा आप, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था।
इस फर्क से आप याद रखिएगा, इससे नुकसान क्या होता था, राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने से रोक सकता था। और इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। याद रखिएगा क्या था बांधने वाला तत्व, साम्राज्य के प्रति सबकी निष्ठा माने चाहना। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा, अभी आप यहां से देखेंगे 2.1, जैसा कि कुलीन वर्ग के बीचों में और मध्य वर्ग के बीच में हम देखेंगे कैसे उभरा। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, देखिए आप, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। याद रखिएगा, कुलीन लोग मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। कुलीन लोग आपस में जुड़े होते थे ब्याह शादी से, परिवार लोग। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाज एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी। पूर्वी और मध्य यूरोप में देखेंगे तो जागीरों में बटी हुई थी भूमि विशाल, और आप पश्चिम में देखेंगे जमीन तो किराएदार और छोटे काश्तकार के खेती करते थे उसमें। और जो जागीरों में बटी हुई थी उस पर देखेंगे, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापक रूप से वृद्धि के शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। वाणिज्यिक माने कॉमर्शियल, जिनका उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पाद पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, इंग्लैंड में कब औद्योगिकरण शुरुआत हुआ था, 18वीं सदी के दूसरी भाग में प्रारंभ हुआ था, माने 1750 के बाद कह सकते हैं आप प्रारंभ हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मन के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ, माने 1800 के बाद हुआ, 1800 ईस्वी कह सकते हैं आप, हुआ। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। देखेंगे औद्योगिकरण से क्या हुआ फायदा, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे। मध्य वर्ग आप याद रखिएगा, उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। मध्य वर्ग और पूर्वी यूरोप में जिन समूहों का अधिकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, कुलीन अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। और आप देख सकते हैं 2.2 उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे और कहां कहां पर क्या मायने थे हम देखेंगे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। और कैसे जुड़े होते देखेंगे, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लतीन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है लीवर, लिखा है सॉरी,
जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी। याद रखिए, मध्य वर्गों के मतलब व्यक्ति के लिए क्या था, उनका मतलब क्या था, आप याद रखिएगा, व्यक्ति के लिए आजादी था उदारवाद का। और कानून समक्ष समक्ष सबकी बराबरी, ये भी था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से देखेंगे इसका अलग माने था। ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग से विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। 19वीं सदी के आप देखेंगे उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व पर अनिवार्यता पर बल देते थे। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। सफरेज लिखा है, उसके पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्रांतिकारी, आप याद रखिए, क्रांतिकारी जो था फ्रांस के उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्रांतिकारी वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। याद रखिएगा, पहले संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था फ्रांस में। संपत्ति विहीन पुरुष तथा सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। वयस्क पुरुष माने 18 साल से ऊपर जो पुरुष होते हैं उनको। मगर देखेंगे जैकोबिन के शासन में यह प्राप्त था, लेकिन याद रखिएगा कुछ समय के लिए। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उनसे महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन, पिता माने कि जो बेटियां थी उन्हें पिता के अधीन और जो पत्नियां थी उन्हें पतियों के अधीन कर दिया गया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की। महिलाएं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने जब नहीं पाते, वोट देने को नहीं पाएंगे, तो 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभ में, याद रखिएगा, मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। जैसे भी आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आप देखेंगे राजनीतिक में अलग उदारवाद का मतलब है और मध्य वर्ग के लिए अलग उदारवाद का मतलब है और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अलग मतलब है। जैसे देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। देखिएगा उदारवादी 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषाई इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 29 राज्यों का एक महासंघ बनाया। नेपोलियन देखेंगे
प्रशासनिक कदमों और अनगिनत छोटे प्रदेशों को प्रदेश के राज्यों का एक महासंघ बनाया। अब देखेंगे इसमें क्या था, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी, अलग अलग लोग थे, जैसे 39 को अलग तरह। 1833 में हैंसबर्ग से न्यूरेम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। याद रखिएगा, हैम्सबर्ग से न्यूरेम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने के लिए एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क करों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। आप याद रखिएगा, किसके अनुसार? वजन और आकार के अनुसार लगाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्थाएं थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। आप याद रखिएगा, फ्रांस में कपड़े नापने की पैमाना क्या थी? एले नाम था, जिसका आप कह सकते हैं एले या ELLE था, और जिसकी माने कि स्थान बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है, और मेज में 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरोसबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइसबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। देखेंगे मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से। और नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुएं लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जलवेराइन स्थापित किया गया। 1834 में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें देखिए आप क्या था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। माने आपने देखा अभी ऊपर 33 मुद्राएं थी और उसको घटाकर 2 कर दी गई। उससे पहले 30 से ऊपर थी, माने 33 हम कहे थे। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक उदारवाद की लहर में मजबूत बनाया गया। और फिर अब देखेंगे तीसरा टॉपिक माने 2.3, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब देखेंगे क्या रूढ़िवाद उठा। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। याद रखिएगा, राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच और संपत्ति परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे।
नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। याद रखिएगा, आधुनिकीकरण जो था पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकता था। याद रखिएगा, 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, देखेंगे उसके के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना के बारे में बताएंगे आप। इस सम्मेलन के मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। याद रखिएगा आप, वियना में देखेंगे, वियना में मिले। उस सम्मेलन का मेजबानी आप देखेंगे ड्यूक मेटरनिख, चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उनके कई बदलावों को खत्म करना था। याद रखिएगा, वियना संधि के माने क्या हुआ था? जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड, देखेंगे फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। बेल्जियम आप देखेंगे फ्रांस के उत्तर में है। और दक्षिण में पीडमांट में जनोवा जोड़ दिया गया। पीडमांट एक राज्य था, उसमें जनोवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जर्मन महासंघ स्थापित किया था। 39 राज्यों को मिलाकर एक जर्मन महासंघ का स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। पूर्व में देखेंगे तो रूस को, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन जनतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने नए गतिविधियों को
दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। देखेंगे क्या क्या था। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। आप याद रखिएगा सेंसरशिप क्यों लगाए थे ज्यादातर सरकार ने, नियम क्यों बनाए थे, आप याद रखिएगा इतना। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति के स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। फ्रांसीसी क्रांति उदारवादियों को प्रेरित कर रही थी, याद रखिए। नई रूढ़वादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। याद रखिएगा क्या थी मुख्य मुद्दा? प्रेस की आजादी थी। और अब हम देखेंगे क्रांतिकारी बचा है आपका 2.4। अब देखेंगे 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। माने उस समय 1815 के बाद क्रांतिकारी होने का मतलब आप याद रखिएगा उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। याद रखिए, ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। आजादी के इस संघर्ष को। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सिनी। देखेंगे इटली का क्रांतिकारी का नाम आप याद रखिए, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। देखेंगे पहला क्या था, याद रखिएगा आप, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी था उसका, इटली का क्रांतिकारी का नाम याद रखिए। और उसने आप देखेंगे क्या पहला क्या स्थापना की थी, मार्सेई में यंग इटली, और पहला उसने मार्सेई में यंग इटली का स्थापना किया था, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। याद रखिएगा उसके सदस्य कौन कौन थे, पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। जब वो युवा ही था तो युवा ही रहेंगे उसके साथ ही। और मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। मैत्सिनी के अनुसार आप याद रखिएगा क्या था। अतः इटली छोटे राज्यों
और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उससे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत बनाना ही था, उसका यही काम था। यह एकीकरण ही इटली के मुक्ति आधार हो सकता था। मुक्ति का आधार माने बेस। इसके उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोधी करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैसनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब देखेंगे मेटरनिख ने क्या कहा, उसे मैसनी को कहा हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। और इसके बाद आपका है भाई तीसरा, क्रांतिकारियों का युग 1830 से 48 के बीच हम देखेंगे। यह आपके पार्ट 3 में देखा जाएगा। पार्ट दो यहीं पर खत्म करेंगे। और इसको खत्म करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख ले, ताकि हमको अगर पेपर में आए तो हम उसे जरूर सॉल्व कर सकें। ये आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। आपका 1797 में नेपोलियन इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत देखेंगे आप 1797 में। और 1814-15 में नेपोलियन का पतन या वियना संधि, शांति संधि, वियना संधि के मेटरनिख रहे। और आप देख सकते हैं 1821 में देखेंगे यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। और 1848 से फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार का गठन की मांग करता। इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग। और आप देखेंगे 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। और देखेंगे 1866 से 1871 के बीच क्या दिया गया, जर्मन का एकीकरण। याद रखिए आपके बहुत महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई है। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है, याद रखिएगा। और रूढ़िवाद को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए आपको धन्यवाद कहेंगे। और बस यहीं पर आपका ये पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जहाँ मुझसे गलती हुई बताने की कोशिश करें, ताकि हम दूसरे में आपको सुधार करके दे सकूं। और आप इस समय मुझे सब्सक्राइबर की अधिक से अधिक ज़रूरत है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। और आपको इसी के साथ धन्यवाद।